अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंज़ीम जो सरबराही इजलास जेको आहे इस्लामाबाद में जारी आहे ऐं ॿिनि ॾींहंनि जो इहो इजलास आहे। पाकिस्तान जी इहा तमामु वॾी कामयाबी सम्झी वञी पई त शंघाई ताउन तंज़ीम जे सरबराही इजलास जी मेज़बानी पाकिस्तान करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ ऐं 8 मुल्कनि जा वज़ीर आज़म जेके आहिनि इन में शरीक आहिनि। भारत जो वज़ीर ख़ारजा जेको आहे जयशंकर बि शरीक आहे ऐं इन खां अलावा ईरान जो नाइब सदर जेको आहे उहो बि इन में शरीक आहे। त इहा पाकिस्तान जे हवाले सां वॾी अहम डेवलपमेंट सम्झी वञी पई। इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं त शंघाई ताउन तंज़ीम जे इन्हनि 2 ॾींहंनि जे इजलास में कहिड़ियूं कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ थियणियूं आहिनि। ख़ालिद महमूद साहब सीनियर तजिया निगार आहिनि, फॉरेन ऑफिस खे ऐं सिक्योरिटी मामलनि खे घणे अरसे खां जेको आहे कवर कनि था। उहे असांखे लाइन ते उन्हनि जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते। ख़ालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब, 2-3 साल पहले, 2-2.5-3 साल पहले PTI के दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बिल्कुल आइसोलेशन में हमने देखी। कोई मुल्क ताउन करने के लिए, कोई मिलने के लिए, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान की PIA की फ़्लाइट्स यूरोपीय यूनियन ने बंद कर दी थी। बिल्कुल एक आइसोलेशन में PTI लेके गई थी। तो आज पाकिस्तान में रौनक लगी हुई है इस्लामाबाद में। तो क्या कहेंगे, क्या तज्जिया है आपका, ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है? जी देखें जी, पाकिस्तान एक तवील अरसे से तन्हाई का शिकार था, आइसोलेशन थी इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान में कोई सरमायाकार नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन बेहतर नहीं थे किसी के भी। पाकिस्तान बिल्कुल तनहा हो गया था। उस तन्हाई का ये खात्मा है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को मिला है और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है और पाकिस्तान को इसकी मेहमान नवाजी का मौका मिला है। पाकिस्तान ने ये वो तो तमाम आइसोलेशन थी, तन्हाई थी, वो मुकम्मल तौर पर तोड़ दी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और चाइना के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मौजूद होंगे, जबकि इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी पाकिस्तान आए हैं। जो सबसे बड़ी बात, वो 4 हैं वो एक मेज़ पर मौजूद हैं शंघाई ताउन तंजीम में, जिसमें ईरान, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया शामिल हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है, सफारती सतह पर भी कामयाबी है और हुकूमती लेवल पर भी पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान ने अपना जो खोया हुआ मकाम है वो दोबारा हासिल किया है। जो इससे पहले जो OIC की कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले सरबराही इजलास हुआ, G8 की कॉन्फ्रेंस हुई, ये सारी कॉन्फ्रेंसें बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान में इतना बड़ा डेवलपमेंट, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। ये प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान को उस तनाई से निकाल देगा कि जहाँ पे दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट करार दिया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान उजड़ने वाला है। ये सारी वो चीजें थी जिसमें माजी में लोगों ने कहा, खास करके PTI की गवर्नमेंट जब उनको खत्म किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश बन जाएगा, ये श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान का डिफॉल्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज ये सब कुछ आपके सामने है कि पाकिस्तान दोबारा से पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इतनी अच्छी कामयाबी है कि 7 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद होंगे। आज रात 12 बजे तक 7 वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मुल्कों के पाकिस्तान में होंगे। ईरानी नायब सदर पाकिस्तान में होंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म जो अभी उनकी मेंबरशिप भी नहीं हुई, वो मुबस्सर की हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ताजिकिस्तान की अभी मेंबरशिप नहीं है, उनका मुबस्सर की हैसियत से उनके वज़ीर जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। 10 ममालिक जो है वो इस वक्त कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं और 10 ममालिक की यहाँ पे मौजूदगी इस रीजन के लिए बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। जो यूरोपीय यूनियन है, जो अमेरिकन लॉबीज है, वो सारी इस वक्त इस बात पे बड़ी गहरी नजर रखी हुई है कि ये इतना बड़ा फोरम है जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है और ये तजारत का फोरम है, मईशत की बेहतरी का फोरम है, इलाके में जो दहशतगर्दी है उसके खात्मे का ये फोरम है। ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी इन ममालिक के आपस में, रास्ते बढ़ेंगे, इनकी तजारत होगी। CPEC जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान ने बार बार सेंट्रल एशियन स्टेट ये कहा है कि वो CPEC इस्तेमाल करें, हमारी ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करें। लिहाजा पाकिस्तान के पास ये एक फोरम मौजूद है। अगरचे ये समिट जो है ये सिर्फ SCO लेवल की है, लेकिन जो मुलाकातें हुई हैं तमाम वज़ीर आज़म से शहबाज शरीफ अलग-अलग मुलाकातें कर रहे हैं, हमारे डेलीगेशन लेवल पे टॉक्स हो रही हैं और पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है कि पाकिस्तान ने 2 तरफा मोड़ भी अपने इन लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और पाकिस्तान ने इन
तमाम ममालिक को ये ऑफर किया है कि ये हमारा सी पैक इस्तेमाल करें, हमारी ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करें, हमारे साथ तजारत करें, हमारे साथ सरमायाकारी करें। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने तमाम दरवाजे इन लोगों के लिए खोले हैं कि आए यहाँ पे सरमायाकारी करें और हमें बेशक कुछ दें या ना दें या कुछ थोड़ा दें, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे डेवलपमेंट करें, यहाँ पे तरक्की करें, हमारे साथ तजारत करें, हमारी बरामदात में इजाफा करें, हमारे रूट्स इस्तेमाल करें, हमारी पोर्ट्स इस्तेमाल करें। लिहाजा ये ऑफर्स हैं पाकिस्तान की जानिब से और ये एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर खुलकर बात हो रही है। जहाँ समिट के ऊपर जो एजेंडा तय है, समिट पे तो कल सरबराही इजलास जो हो रहा है वो 10 बजे शुरू होगा, उसमें तो एजेंडे से बाहर नहीं कोई चीज आ सकती क्योंकि उसमें बायलैटरल इशू डिस्कस नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद जो साइड लाइन पर मुलाकातें इस वक्त जारी हैं, वजीर आजम का इशाइया इस वक्त वजीर आजम हाउस में जारी है, जहाँ पे 5 वज़ीर आज़म इस वक्त इशाइये में शरीक हैं, जबकि कुछ देर बाद चूंकि 2 वज़ीर आज़म और आ जाएंगे वो भी शरीक हो जाएंगे। अगर वो शरीक नहीं भी होते लेकिन 12 बजे से पहले वो यहाँ पे इस्लामाबाद में होंगे। ये जो इशाइया है ये 2 तरफा मुरतब बातचीत करने का इंतहाई अहम फोरम है, यहाँ पे खुलकर हर किस्म की बात हो सकती है। समिट के अलावा जो कल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके एजेंडे के अलावा आप बैठ कर इन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, इनके साथ तजारत कर सकते हैं, इनकी सरमायाकारी ला सकते हैं, इनको अच्छी ऑफर्स दे सकते हैं जो आए और पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और रीजन को तरक्की दें। लिहाजा ये बहुत शानदार फोरम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने एक अरसे के बाद वो मुकाम हासिल किया है कि बड़ी ताकतों का, बड़े ममालिक का पाकिस्तान पर इत्मीनान बढ़ा है। पाकिस्तान का जो लेवल नीचे गिर गया था वो लेवल अप हुआ है इस कॉन्फ्रेंस के बाद और आइंदा भी जो कॉन्फ्रेंसें होंगी उसमें इतने अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि हमारी जो यहाँ पे इंडियन मीडिया आया हुआ है, हमारे ताजिक मीडिया, ईरानी मीडिया और रशियन मीडिया जो जहाँ पे आया हुआ है उनका परसेप्शन बेहतर हुआ है। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान एक डीप स्टेट है, पाकिस्तान एक जो दहशतगर्दी की स्टेट है और यहाँ पे जाएंगे तो पता नहीं क्या माहौल होगा। उनका तासर बेहतर हुआ है। यहाँ उन्होंने जब आके देखा है कि इस्लामाबाद इतना खूबसूरत शहर, पाकिस्तान के लोग इतने खूबसूरत, पाकिस्तान के रहने वाले इतने अच्छे, पाकिस्तान का जो कल्चर पेश किया जा रहा था वो डिफरेंट पेश किया जा रहा था, पाकिस्तान का गलत तासर दुनिया भर में पेश किया गया कि पाकिस्तान एक डिफॉल्ट स्टेट है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मीडिया आ रहा है वो हैरान है कि पाकिस्तान का नाम जैसे बदनाम किया गया और पाकिस्तान के लोगों को जैसे बदनाम किया गया वो बिल्कुल भी इसके बरक्स है। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क, पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क और एक बेहतर शहर है। इस्लामाबाद को देखकर उनकी यहाँ पे आप महसूस करें कि यहाँ पे जो मीडिया आया हुआ है बजाय वो कॉन्फ्रेंस के मीडिया सेंटर में आने के वो इस्लामाबाद की सैरें कर रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं। ये एक तासर है पाकिस्तान के बारे में कि बेहतर हुआ तासर। बाहर दुनिया पाकिस्तान के बारे में कुछ और सोचती है, जब यहाँ आके लोगों ने देखा कि ये एक डिफरेंट पाकिस्तान है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े मिलनसार है, यहाँ के लोग जो है वो तजारत करना चाहते हैं, मुआशरत बेहतर करना चाहते हैं, अपने मुल्क की उनको फिक्र है, दूसरों के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो उनका रवैया चेंज हुआ है। अब हमारे साथ बहुत सारे मीडिया के लोग यहाँ सेंटर में बैठे हुए थे, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि यार जब हम वहाँ से चले थे तो हमारा मौक़िफ़ कुछ और था, यहाँ पहुंचे हैं तो हमारा कुछ मौक़िफ़ और है और हम डिफरेंट फील कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे अपने ही घर में बैठे हुए हैं। लिहाजा ये जो तासर है, ये जो बेहतरी है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। ये एक अच्छा फोरम है, पाकिस्तान को मिला है फोरम और पाकिस्तान को इससे भरपूर फायदा उठाना है। खालिद साहब, क्या क्या एक्टिविटीज होनी है इन 2 दिनों में? अभी जो वजीर आज़म ने इशाइया दिया है, जोराना दिया, सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ रहनुमाओं को, वज़राए आज़मों से मुलाकातें, और क्या एक्टिविटीज़ होनी है? इंसदाद दहशत गर्दी, मईशत, इक्तिसादियात, 2 तरफ़ा तल्लुकात, तिजारत, क्या क्या एग्रीमेंट्स भी होने हैं, क्या होना है? ये देखें जी, क्योंकि ये समिट है, इसके ऊपर जो एजेंडा है वो तो तयशुदा है, लेकिन जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए वो एक दिन पहले आ गए। उन्होंने पहले आके अपने 27 मुआहदे किए पाकिस्तान के साथ, तकरीबन $3 अरब के मुआहदे उन्होंने किए जो कि इस समिट का ऐसा नहीं थे। उनका जो विजिट था वो 2 हिस्सों पर मुश्किल था। एक तो बायलैटरल विजिट करना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में 27 मुआहदे किए। अब जो रशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, रूस के जो वज़ीर आज़म हैं, वो 17 अक्टूबर को जो है वो कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो 17 अक्टूबर को वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मुज़ाकरात करेंगे और वो पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं। और दूसरा उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान रशिया से तेल भी खरीदे और वहाँ से गंदम भी खरीदे, चावल भी खरीदे। लिहाजा उनकी भी ख्वाहिश है और पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश है कि ये रिलेशन बढ़े। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो सेंट्रल एशियन की यहाँ मौजूदगी है। जो बस्ती रियासतें हैं उनके 4 वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। उनको रूट चाहिए, उनको अपनी तजारत के लिए, अपनी बरामदात के लिए, अपनी जो बरामदात है उनके लिए उनको रूट चाहिए और वो रूट समंदर के रास्ते पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तान ने उनको ऑफर किए हैं
کہ آئیں یہاں پہ سرمایہ کاری کریں، یہاں سے تجارت کریں، دنیا کے لیے پاکستان کا روٹ جو ہے وہ استعمال کریں. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو بات چیت کے ذریعے حل ہو رہی ہیں. بات چیت کی جا رہی ہے ان تمام ایشوز کے اوپر. وزراء کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں طے کیا جا رہا ہے کہ اس سمٹ کے علاوہ بھی انڈیویجولی طور پر بھی ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ رابطہ کرے، تجارت کو فروغ دے، بائی لیٹرل ایشو جو ہے وہ ڈسکس کرے، جو بھی تنازعات ہیں، خدشات ہیں، ان کو دور کیا جائے اور معیشت کی بحالی کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے جب وہ کوششیں کی جائیں. لہٰذا یہ وہ کوششیں اس وقت جاری ہیں کہ کسی طرح سے بھی پاکستان جو اپنا کھویا ہوا مقام ہے وہ حاصل کرے، اور یہ لوگ پاکستان میں آ کر کھلی سرمایہ کاری کریں، یہاں پہ آزادانہ پیسہ خرچ کریں، یہاں سے تجارت کریں، معیشت کی بہتری کے لیے کریں. یہاں پہ زراعت کے شعبے میں ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. زراعت کے شعبے میں پاکستان نے آفر کیا کہ یہاں آئیں اور اپنی زمین کے ذریعے اور اپنی تجارت کے ذریعے، زراعت کے ذریعے اس میں ڈیولپمنٹ کریں. تمام موقع جو ہے حکومت دینا چاہتی ہے ان کو کہ آئیں اور یہاں پہ سرمایہ کاری کریں. لہٰذا یہ تمام چیزیں اب چل رہی ہیں. کل کیونکہ کانفرنس ہے، کل جو ایجنڈا ہے اس کانفرنس کا ایجنڈا بھی 3 موضوع پر مشتمل ہے، جس میں کنیکٹیوٹی ہے، تجارت ہے اور معیشت ہے. لہٰذا پاکستان اس کے سائڈ لائن پر اپنے تمام جو ملاقاتیں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم جو ہے کل سے انتہائی مصروف دن گزار رہے ہیں، ان کے باقی وزراء جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں وفود کے ساتھ. لہٰذا ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے، ان ممالک کے لیے، تو وہ مل بیٹھے اور آپس میں تجارت کریں اور لوگوں کی بہتری کریں، لوگوں کو روزگار فراہم کریں، اپنی ترقی کریں، اپنے ملک کی ترقی کریں. ایک اچھا فورم پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہے. صحیح. تو خالد صاحب، بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی یعنی بائی لیٹرل نہیں ہو سکتا، دو طرفہ بات چیت اس میں نہیں ہوگی؟ جی دیکھیں جی، یہ جو ایشو ہے نا، یہ کیونکہ بائی لیٹرل ایشو نہیں تھا، یہ کانفرنس میں پاکستان نے خواہش کا اظہار کیا کہ مودی کو یہاں پہ آنا چاہیے تھا بطور، کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ مودی کو پاکستان میں آنا چاہیے تھا. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ گزشتہ 6 ماہ سے گزشتہ 1 سال تک تعلقات جو وہ ٹھیک نہیں تھے، خاص کر جو کشمیر کی صورتحال تھی، اس کے بعد ریلیشن بہت خراب ہو گئے. انہوں نے جو اس کا اسٹیٹس چینج کیا گزا کشمیر کا، اس کے بعد پاکستان نے ان کے ساتھ تجارت ختم کر دی، دورے ختم کر دیے، سفارتی تعلقات آدھے کر دیے. لہٰذا اس کے بعد گزشتہ سال گوا میں، انڈیا کے شہر گوا میں یہی ایف سی او سمٹ ہوا تھا. وہاں پہ بھی ہمارے وزیر اعظم نہیں گئے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پاکستان کی نمائندگی کی تھی، اور بلاول بھٹو زرداری 3 دن جو ہے وہ وہاں پہ رہے. لیکن انہوں نے کسی بائی لیٹرل ٹاکس میں شرکت نہیں کی. ان کا یہ مقصد یہی تھا کہ ہمارا ایشو جو کشمیر ہے وہ ہمارا موجود ہے، ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. لہٰذا تجارت بعد میں ہوگی، پہلے تنازعات کو حل کیا جائے. لہٰذا وہ تو اپنے موقع پر کام رہے. اب بھارت بھی وہی چیزیں کر رہا ہے. بھارت بھی کہتا ہے کہ پہلے جی ہماری بات سنیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے تنازعات سنیں گے. لہٰذا بائی لیٹرل ایشو اس میں شامل نہیں ہے. آج کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں صرف سمٹ کے لیے جے شنکر جو ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بائی لیٹرل ایشو پر بات نہیں ہوگی، ہم صرف سمٹ اٹینڈ کرنے آئے ہیں اور سمٹ میں جو کچھ ہوگا وہیں پر بات چیت ہوگی. لیکن اس کے باوجود جو ہے، کیونکہ آج وہ عشائیے میں بھی شرکت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی کہ اس سے بہتر ریلیشن بنیں گے، نرمی آئے گی. جو تلخی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس میں نرمی آئے گی. پہلے بلاول بھٹو زرداری جی، انہوں نے ایک جو جمود تھا اس کو توڑا. گزشتہ 4-5 سال سے نہ پاکستان کا کوئی ڈیلیگیشن گیا، نہ انڈیا کا کوئی آیا تھا. بلاول بھٹو زرداری نے جاتے ہی وہ جمود توڑا، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے گفتگو کی، لوگوں سے ملے. بے شک وہ بائی لیٹرل ایشو پر بات نہیں ہوئی، لیکن وہ جانے سے جو ہے وہ ایک ٹینشن جو کشیدگی تھی اس کا خاتمہ ہوگا. اب جے شنکر یہاں پہ آئے ہیں، جو انڈین لوگوں کے اندر ایک کشیدگی ہے، انڈین لوگوں کی ایک جو پاکستان کے بارے میں نفرت ہے، اس میں کمی آئے گی، کیونکہ ان کا وزیر خارجہ پاکستان کی سرزمین پر اس وقت موجود ہے. لہٰذا یہ بہتر آپشن ہے، بہتر سائن ہے کہ دونوں ملک پھر سے ایک دوسرے کے قریب آنے کے فورم میں موجود ہیں. ایسے فورم جو ہے وہ ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں. لہٰذا جو ہمسائے ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کے بغیر ان کا جینا مرنا ہمسایوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایک اچھا موقع ہے کہ انڈیا بھی اپنے جو معاملات ہیں ان کو حل کرے، تنازعات کا حل کرے، ٹریڈ کرے پاکستان کے ساتھ. لیکن اس کا جو پاکستان کا اصولی موقع ہے وہ پہلے اپنانا ہوگا کہ پاکستان اپنے اصولی موقع پر قائم ہے. جی، دنیا کی کچھ قوتوں سے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہضم بھی نہیں ہو رہا، برداشت بھی نہیں ہو رہا. اس کو سبوتاج کرنے کی بھی کوشش کی گئی. ہمارے گھر کے بیدی بھی اس میں آگے آگے پیش رہے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت ظاہر ہے یہ بڑی تنظیم ہے جغرافیائی اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کی، تو اس کو سبوتاج کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہی. یہ دیکھیں جی، یہ چیزیں ساری ہوتی رہتی ہیں. یہ تو ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں کہ ہماری جو اندرونی سیاست ہے
वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। एक पार्टी जो है वो बिल्कुल हद तक गई हुई है कि किसी तरह से जो है पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसको उल्ट पुल्ट कर देना है। ये वो सारी चीजें हैं जो इसके पीछे कार फरमा थी कि किसी तरह ये कॉन्फ्रेंस जो है उसको प्रेशराइज किया जा सके, उनकी जो पार्टी के लीडर हैं उनको रिलीज कराया जा सके, उनके जो मुकदमात हैं उनको खत्म कराया जा सके। ये प्रेशर ग्रुप था, ये प्रेशर डाला गया हुकूमतों के ऊपर कि ये चीजें कर दी जाएं तो हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम इसको सबूताज कर देंगे। लिहाजा वो सारी चीजें नहीं हुई। अब जब कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये अब दाल गलने वाली नहीं थी तो उन्होंने अपना एहतजाज भी मुखर कर दिया। लेकिन ये जाहिर करता है कि कौन मुखलिस है पाकिस्तान के साथ, कौन से जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और कौन से लोग हैं जो इसका इमेज खराब कर रहे हैं। लिहाजा ये सारी चीजें जो है जो आवाम के देखने की है कि किन किन लेवल पे, किस लेवल पे लोग जाके जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं और पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ख़ालिद साहब टाइम देने के लिए। ख़ालिद महमूद साहब। नादरीन हिते वठूं था हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नादरीन आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां अहम डेवलपमेंट्स थी रहियूं आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान बिलावल हाउस पहुता आहिनि ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां अहम मुलाक़ात कई आहे। मौलाना जी मुलाक़ात हिकिड़ी त मौलाना ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे विच में थी। उन मुलाक़ात में फ़रियाल तालपुर साहिबा बि शरीक थी ऐं इन खां अलावा मौलाना असद महमूद इन मुलाक़ात में हुयो ऐं उन खां पोइ वरी वफ़ूद सतह ते जेका मुलाक़ात मौलाना ऐं बिलावल भुट्टो जे विच में थी आहे, जंहिंमें कामरान मुर्तज़ा ऐं ॿिया पीपल्स पार्टी जा अॻुवान जेके आहिनि उहे बि शरीक थिया आहिनि ऐं JUI जा अॻुवान जेके मौलाना साहब वफ़द में शामिल आहिनि उहे बि शरीक थिया आहिनि। सुभाणे याने अरबा ॾींहुं शाम जो मौलाना फज़लुर रहमान जी मियां नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात आहे ऐं लाहौर में, ऐं उन खां पोइ परीहं 17 तारीख़ ते वरी मुलाक़ात थींदी मौलाना जी PTI जे अॻुवाणनि सां ऐं जेके मुसविदा आहिनि, ड्राफ्ट आहे, उहे पाण में एक्सचेंज कंदा। ऐं इजलास बि क़ौमी असेंबलीअ जो 17 ते घुरायो वियो आहे ऐं जेको कमेटी आहे ख़ुसूसी खुर्शीद शाह जी सदारत में सरबराहीअ में, उन जो सुबुह इजलास 12:30 वॻे इजलास घुरायो वियो आहे ऐं वफ़ाक़ी काबीना जो बि इजलास घुरायो वियो आहे, सेनेट जो इजलास घुरायो वियो आहे। त आइनी तरमीमूं छाकाणि त पीपल्स पार्टी जो जलसो बि आहे 18 ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे 18 हैदराबाद में हूंदो, त ज़ाहिर आहे हीअ 17 ते कोशिशि कई पई वञे त आइनी तरमीमूं पास करायूं वञनि। इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। पाण असांखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सिद्दीक़ साहब, ये कैलकुलेशन जो मैंने की है, ये आप क्या लग रहा है कि 17 को ही ये मंजूर हो जाएंगी? इतनी जल्दी क्यों लग रही है? 18 को तो चलो पीपल्स पार्टी का जलसा है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहाँ पे होंगे, ये 19 को भी तो हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। असल में सियासी जो खेल इस वक्त जारी है, एक तरफ आप एक तरह बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कर रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, दूसरा आपसे जो है वो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा और आप जो है वो एक तरमीम करने जा रहे हैं, बड़ी आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं, बजाय इसके कि इसके ऊपर जो है मजीद गौर वफौज हो, मजीद दोस्तों को इसमें बाद में दिया जाए। और कौन सी ऐसी जल्दी है? अगर 1 महीना आपने निकाल लिया, अभी की 2-3 दिन आप ये कॉन्फ्रेंस निकल जाए, 17 के बाद कर लें, लेकिन 17 की डेट रखी गई। तो एक तो आपने वो बता दी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गुस्साने का अफसाद के हवाले से जो क्या हुआ, लोग शहीद हुए, वो वाला मसला। दूसरा जो मेरे अपने नजदीक मैं ये बात सोच रहा हूँ, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन आईनी तरमीम के खिलाफ जो एक पिटीशन थी वो एक्सेप्ट की हुई है और उसकी समाअत भी 18-19 को ही सुना है कि वो हो रही है। तो ये खौफ भी है, ये एक खौफ भी है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई फैसला इस किस्म का ना आ जाए या पार्लियामेंट को रोक ना दिया जाए, को हुक्म इब्तदाई न जारी कर दिया जाए। ये एक खौफ लाजमी तौर पर मौजूद है।
تو اس کی وجہ سے یہ 17 کو ہی کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں 17 کو ہی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس جو ہے وہ بلائے جا رہے ہیں. کل ایس سربراہ کانفرنس ہے, باقی کارپوریشن آپ نے کر دی. پھر فیڈرل گورنمنٹ کا اجلاس بھی 17 کو ہی بلا لیا گیا تاکہ اس میں مسودہ پاس کیا جائے. لیکن یہ ساری جتنی بھی آپ گفتگو ہے نا, یہ شاکر صاحب بےمانی ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ ساری گفتگو گھومتی ہے مولانا فضل الرحمان کے گرد. اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے گرد گھومتی ہے کہ انہوں نے جو کل بات کی نا, اس کے بعد میرے کان کھڑے ہو گئے. تو وہ میں سمجھ گیا, میں نے کہا یہ معاملے کے قریب پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ہم آہنگی ہو چکی ہے. جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, آپ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, پولیٹیکلی آپ کا مائنڈ JUI کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم سے کہیں بہتر ہے, تو آپ مجھ سے بہتر انداز میں مولانا کو جانتے ہیں. مولانا جب کوئی جملہ بولتا ہے تو اس مولانا کے جملے کی بہت بڑی جو ہے نا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. تو جب مولانا نے لفظ مانگی کا استعمال کیا تو میرے کار سے کھڑے ہو کے میں اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ رام ہو چکے ہیں. ادروائز تو جناب کہاں مولانا فضل الرحمان, کہاں بلاول بھٹو زرداری, وہ کل کا لڑکا, یہ بات دماغ میں بیٹھتی نہیں تھی. لیکن مولانا نے اس کے اوپر ایک اور بات کی. مولانا نے کہا کہ میں کل اس نے کہا کہ کل میں پہلے بلاول بھٹو سے ملوں گا, پھر میں نواز شریف سے ملوں گا. تو پھر اب آپ اس چرخی کو یہ تین جو ایک ٹرائکا ہے, آصف زرداری, بلاول بھٹو زرداری, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف, اس ٹرائکا کو آپ گھمائیں, آپ فوراً پہنچ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ جناب بلاول ملتا ہے نواز شریف سے پنجاب ہاؤس میں, اس پہ نواز شریف سارا بوجھ ڈال دیتا ہے بلاول پہ کہ ٹھیک ہے بلاول جو تم کرو گے مجھے آمین ہے. اس کے بعد میری انفارمیشن کے مطابق مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون رابطہ نواز شریف نے کیا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. نواز شریف نے کیا تو مولانا نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ابھی کراچی, تو میں واپسی پہ آپ سے ملاقات کروں گا, اس پہ بات ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی اس دوران آپ بلاول سے بھی مل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور مولانا کو یہ یقین دہانی کرائی گئی نواز شریف کی جانب سے کہ مولانا صاحب ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں اور ساتھ لے کر چلیں گے, پہلے بھی ساتھ لے کر چلیں گے, آپ میں جو کنسرن ہے وہ دور کیے جائے گے. تو انہوں نے کہا جی اس معاملے کو اتنا ضد بازی کا نہ بنایا جائے. تو یہ جو ذائقہ ہے نا ٹیم کا, بلاول اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا, تو آپ کو یہ بھی ایک بات پتا ہے نا کہ آصف زرداری ہو یا مولانا فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان نے کبھی بھی سیاست میں نا گھاٹے کا سودا نہیں کیا. یہ مولانا کی ایک کمال بات رہی ہے, ابھی بھی نہیں کرے گا, تو اپنی بات منوائے گا. وہ اب بینچ والی بات ہو, میری انفارمیشن کے مطابق جو مجھے پتا چلا کہ یہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مرحلہ وار لے آئیں, کیونکہ سب سے پہلے ان کے لیے مسئلہ ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ. تو ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا جو نقطہ نظر ہے وہی نقطہ نظر پیپلز پارٹی کا ہے, وہی نون لیگ کا کہ 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا چاہیے. تو وہ میرے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ یہ مرحلہ وار آئے گی. پہلے یہ معاملہ آ جائے گا, پھر آئینی بینچ اور آئینی عدالت والا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کل اتفاق رائے ہو جائے. لیکن ججز کا تقرر اصل 18ویں ترمیم کے مطابق کرنا, اور اس کے لیے جو ایک پارلیمانی کمیٹی اور دیگر اس کے اوپر جو بات چیت چل رہی ہے, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان چیزوں کو پہلے لایا جائے, اور آئینی عدالت اور بینچ والا جو معاملہ ہے. صدیق صاحب, یہ جو آئینی عدالت اور آئینی بینچ کا معاملہ ہے نا, اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اس پہ آئینی بینچ کا جو مطالبہ ہے میری اطلاع کے مطابق وہ تھا PTI کا مطالبہ, اور وہ تھا وکلاء کا مطالبہ. یہ کامران مرتضیٰ صاحب کی گیم ہے, یہ چیمبر اور بار کی پالیٹکس ہے, یہ جو آئینی بینچ والی ہے. باقی مولانا اور JUI کا جو موقف ہے وہ آئینی عدالت کے حامی ہیں. یہ اسلم غوری صاحب میرے پروگرام میں پچھلے جمعے کو جو میں نے پروگرام کیا اس میں اسلم غوری بالکل کلیئر کر چکے ہیں کہ JUI آئینی عدالت کی حامی ہے. یہ ان کو دیا گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ مولانا آئینی عدالت پہ مان جائیں گے. یہ میرا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ اسلم
गौरी को कोट कर रहे हैं और ये बात ज़ाहिर है आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, अगर आप असलम गौरी को कोट करें तो उसने ये बात कही है, फिर तो मामला खत्म हो गया। हाँ जी, फिर तो मामला रहा नहीं। असलम गौरी को मामूली आदमी नहीं है, वो पार्टी का तर्जुमान है, बिल्कुल। ऐसे बात नहीं करता। वो हवाई बात तो उसने नहीं की, बाकी वो जो मर्जी बात करते फिरेंगे, जो जितना मर्जी उनका नुक्ता नजर हो। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अगर असलम गौरी ने ये बात की है, वो आईनी अदालत के हामी है, फिर तो कोई दो राय नहीं है। फिर आप समझे कि 17 को सारा मामला हो जाएगा। हाँ मुझे भी हो जाएगा। फिर 17 को सेनेट भी बुला लिया है, असेंबली भी बुला ली है और सदर मुल्क उसी दिन साइन कर देंगे। 18 को इनकी बर्सी और 18-19 को बेंच बनेगा। तो ये मेरे ख्याल में ये मामला जो है ना ये हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हर हाल में 25 अक्टूबर से पहले चीफ जस्टिस लगाना है। ठीक है, चीफ जस्टिस लगाना है, उसके लिए पार्लिमानी कमेटी ऑलरेडी मौजूद है। तो जो जजेस के नाम जाएंगे वो सारा जो तरीकाकार इन्होंने वफाकी वज़रा होंगे, अटॉर्नी जनरल होगा, 2 अपोजिशन के अरकान होंगे, तो ये सारा एक सिलसिला मौजूद है जो कि हमारे सामने भी आ चुका है। मेरा ख्याल में आप इसकी बारीकी में जाने की बजाय ओवरऑल अगर हम जो है वो बात करें तो आपकी बात से तो ये सारा मसला हल हो गया कि ये जनाब अगर आईनी अदालत के ऊपर असलम गौरी साहब ये बात कर चुके हैं और उनका ये नुक्ता नजर है, तो फिर तो कोई दो राय नहीं है। ये मामला फिर जो है ये अब मंत्री की जांच तक पहुंचने वाला है। और आज बिलावल से मुलाकात और फिर कल जो मुलाकात जो है नवाज शरीफ के साथ मुलाकात मौलाना फजल रहमान की, इसका मतलब है ये खेल के आखिरी पत्ते हैं जो कि अब शो किए जाएंगे और उसके बाद ये सारा मामला पार्लियामेंट में परसों हमारे और आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कभी कभार सियासत में सिद्दीक साहब ये भी मैं भी इस पे कन्विंस्ड हूँ अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि असलम गौरी ने ऑन द रिकॉर्ड टीवी पे में हमारे प्रोग्राम में कहा है ये कि JUI आईनी अदालत की हामी है। मैंने फिर रिपीट करके भी पूछा, लेकिन कभी कभार सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि PTI को राज़ी करने के लिए फिर इस पे कोई समझौता हो जाए। देखें, पहले ये धोखा खा चुके हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये जल्दबाजी में पहले धोखा खा चुके हैं। वरना कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि बंदे आपके पास पूरे ना हो और आप आईनी तरमीम करने चले जाएं। देखें, मौलाना ने अपनी अहमियत दिखाई है। हाँ, ये बात है, मौलाना ने अपनी अहमियत दिखाई। मौलाना का तो उस वक्त मसवदा था ही नहीं, अब मौलाना का अपना मसवदा आ गया, मौलाना का नुक्ता नजर आ गया। मौलाना ने कहा भाई ऐसे तो नहीं मैं वोट दे सकता, क्या मुझे कहें मैं वोट दे दूं और आपका मसवदा मान लूं? नहीं, उसने अपनी अहमियत मनवाई, अपना मसवदा लेकर आया और उसके बाद उसने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। अगर अभी भी अगर गवर्नमेंट इजलास बुला रही है तो आप यकीन माने ये मौलाना की रजामंदी की वजह से ही इजलास बुलाया जा रहा है कि वोट मौलाना के लोग देंगे, अदरवाइज तो फिर बंदे पूरे नहीं कर सकते। जितने 6 बंदे होते हैं, अगर ये दावा करते हैं कि 6 बंदे हमारे पास जो अपना PTI के मौजूद है आजाद, वो हमें वोट देंगे, उसके बावजूद 4 लोग कम पड़ते हैं, कौमी असम्बली कहाँ से पूरे करेंगे? मौलाना ही पूरे करेंगे ना, मौलाना के 8 हैं, मौलाना साहब भी पूरे करेंगे। तो मौलाना अगर सेनेट से भी ना पे वहाँ पे 59 है, ये तो नेट टू नेट गेम है, वहाँ भी मौलाना के 5 बंदे हैं, वो फैसला को रोल प्ले करेंगे। तो ये जो मामला है ये बिल्कुल मौलाना जब तक मानेगा नहीं उस वक्त तक इतना बड़ा ये रिस्क आप नहीं देंगे। ये पहले मार खा चुके हैं, अब ये दोबारा मार खाने की पोजीशन में नहीं है, ना ये मार खाएंगे। तो लिहाजा ये साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन बन रही है वो ऐसी सिचुएशन है कि जनाब आप जितना मर्जी ये कर लें, मौलाना साथ होगा और मौलाना वोट भी देंगे और ये तरमीम होगी। अगर मौलाना कल ये नहीं मानता, ये मौलाना का कोई और मौक़िफ़ हो जाता है, फिर जितना मर्जी जोर लगा लें, समझ से कर भी लेंगे किसी दो तरीके से, बदतमीजी के लोगों को तोड़ छोड़ कर, सेनेट में क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे? तो ये इसका साफ मतलब ये है 17 तारीख मौलाना की मुशावरत से लाई गई है और मौलाना का आज बिलावल से मिलना और फिर अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैं टिकट देख रहा था, आपने तो 1-on-1 का भी डाला, तो मेरे कान उठोकर भी खड़े हो गए। आधे घंटे की 1-on-1 मुलाकात भी है और आपको पता है 1-on-1 मुलाकात में तो फिर बहुत सी बातें होती हैं। मौलाना बगैर किसी गारंटी के आप वो भी पता चल जाएगा कि मौलाना ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, आने वाले दिनों में मौलाना साहब को क्या दिया जाएगा या मौलाना साहब के लिए कौन सा ऐसा पैकेज होगा सियासी तौर पर जिससे उनको फायदा हो, ये बड़ी बात है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको हम जो है बड़ा गौर जो है वो देख रहे हैं और इसमें हम ऐसे नहीं इन चीजों को जाने दे सकते कि ये चीजें जो है वो हो जाएं और हम ऐसे देखते रहे। नहीं, ये बिल्कुल एक क्लियर कट की बात है, नजर आ रही है
और इसमें मौलाना फजल रहमान की रजामंदी जो है वो शामिल है। कुछ देर पहले सिद्दीक साहब खुर्शीद शाह साहब के स्टाफ का फ़ोन गया मौलाना साहब के स्टाफ को कि मौलाना साहब को बताएं कि खुर्शीद शाह साहब ने कल कमेटी का इजलास बुला लिया है क्योंकि परसों सेशन बुला लिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि इजलास कैसे बुला लिए, कल तो मौलाना होंगे, अभी तो कराची में हैं, बिलावल साहब के साथ मीटिंग में हैं, फिर कल नवाज़ शरीफ के साथ शाम को मीटिंग है, फिर परसों पीटीआई के साथ मीटिंग है 17 को। तो ये मुझे फिर मैंने पूछा फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा जवाब मिला मौलाना के स्टाफ की जानिब से मुझे कि भाई बुलाते रहे इजलास। तो ये 17 वाला इजलास आपको खाली हाज़िरी लगाने वाला इजलास तो नहीं लग रहा, ये 19 को तो नहीं चली जाएंगी तरामीम? ये हो भी सकता है। देखें, मैं तो एक छोटी सी बात करूंगा, अगर 17 को बंदे पूरे हो गए 17 को काट जाएंगे। ये भी हो सकता है कि लोगों की तादाद पूरी करने के लिए ये गेम कर रहे हूँ, ये बात हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैं अपने मेम्बरान जो हैं उनको पूरा करने के लिए ये गेम की जाए, ये बिल्कुल हो सकता है ये बात। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि अगर ये जो है वो नहीं भी पूरे होते तो अगले दिन भी जाया जा सकता है। 18 को चलो जी बिलावल चला जाएगा, उसने सारा कार साथ में बस्ती साफ करना है, तो 19 को भी हो सकता है लोगों को इंगेज किया जाए, यहाँ पे रखा जाए। ये जिस दिन भी इनके पास ये नंबर पूरे हो गए उस दिन मौलाना साहब ने मान गए तो ये कर देंगे। लेकिन ये मैं फिर कोई बात कर रहा हूँ तो मौलाना की मर्जी के बगैर ये वाले जो है ना वो ये नहीं कर सकते, ये मौलाना की मर्जी के बगैर कर ही नहीं सकते तरमीम। और ये बहुत सारी मामला जो है ना उसमें इनकी क्लियर कट जो पोजीशन होती है वो बहुत। तो सिद्दीक साहब ये जो पीटीआई के एक रुकने असेंबली का एक मैंने बयान पढ़ा कि वो कहते हैं दावा कर रहे हैं कि 40 से 80 करोड़ तक की ऑफर पेशकश हुई है आईनी तरामीम पर, ये क्या कहानी है? मेरे नहीं ख्याल में ये कोई आईनी, वो उन चीजों से हट के वो इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये जो मौलाना के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये पैसों वैसों वाला मामला तो पीटीआई वाले खुद बेच रहे हैं। अदरवाइज तो 40 करोड़ के आइए, इनको 10 करोड़ के भी ऑफर कर रहे हैं, फौरन दौड़े जाएंगे। कौन पैसे देगा इस गवर्नमेंट में? कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। वो तो फिर अपने आप को हीरो बनाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह में ये होता नहीं है। ये जाएंगे नहीं, इधर चीजें सारी की सारी जो है ना वो रह जाएंगी। ये प्रॉब्लम, ये इशू जो है ये ऐसे है कि ये पीटीआई को इस वक्त खुद वो इख्तिलाफात और तकसीम का तफरीक का शिकार है, तो वो अपना उनका कोई लीडर तो इस वक्त है नहीं, तो वो हर बंदा अपना चूरन बेचने पे लगा हुआ है। सही बात है। चलें बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब टाइम देने के लिए। नादरीन अजो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान नए मौजूद सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।